मैं प्रोफेसर शशि के पास आ रहा हूँ। प्रोफेसर शशि, दो चीजें। एक तो मैं, मेरे एक दर्शक हैं अशोक जैन। अशोक जैन साहब, इज्जत देने से आपको भी इज्जत मिलती है। अगर मेरे पैनल पे कोई भी, मान लीजिए मैं ही हूं, अगर आप किसी को सड़क छाप करेंगे तो आपके बारे में भी लोग कुछ ऐसा कह सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि इज्जत देना सीखिए। इज्जत अगर चाहते हैं कि आप लोग, आपको इज्जत मिले, तो इज्जत देना भी सीखिए। मैं ये मानता हूं कि हो सकता है कि जिस जगह से आपने को भेजा गया है या आप जिस तरह से पढ़ के आ रहे हैं वहां पे ये नहीं है, लेकिन इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी। मैं इसलिए समझा दे रहा हूं कि आगे अगर आप इसको करेंगे तो मैं, मेरे लिए 1 मिनट का काम है आपको इस पे ब्लॉक करना। मैं प्रोफेसर शशि, एक चीज जरा आपसे समझना चाह रहा हूं। एक एक हमारे दर्शक कह रहे हैं, आलोक कुमार जी, कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों नहीं कर रही है। आलोक कुमार साहब, एक दो चीजें समझ लीजिए। इनकम टैक्स की प्रक्रिया ये होती है कि सबसे पहले एक इनकम टैक्स अफसर बैठता है। इसमें से जो लोगों ने कभी मतलब, मैंने क्योंकि ये किया है, इसको रूबरू इससे वो हुआ, वो जनरली पुराना सिस्टम ये था कि एक कमरे में दो आईटीओ एक साथ बैठते थे। हालांकि एक इनकम टैक्स अफसर मुझे मिले थे, वो कहते सर आप ये साफ साफ बोलते हैं, ऐसा नहीं रह गया है। वो इनकम टैक्स अफसर एक साथ दो लोग बैठते हैं। बिठाया दो लोगों को इसलिए जाता है कि ये घूस की बात सार्वजनिक रूप से दो लोग नहीं करेंगे। लेकिन आप किसी भी पुराने आदमी से पूछ लीजिए, जब वो आपको सारी डील होने लगती है, जब फाइनली बात पैसे की आती है, तो दूसरे साहब अपने आप उठ के बाहर चले जाते हैं। वो सेट है कि पैसे का लेन देन यहां फाइनल कर लो। और ये आज की परंपरा नहीं है, पुरानी परंपरा है। इसमें से कितने लोग हैं जो रिफंड के लिए कैसा लेते थे। आप लोग कहते हैं आप रिफंड में ठीक है, दिक्कतें आज भी है। कोई कोई इनकम टैक्स ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ साफ हो गया है। समस्या यह है कि पहले इनकम टैक्स अफसर इसको लगाता है, ये सब पेनाल्टी एनाल्टी, फिर इसकी अपील ट्रिब्यूनल में होती है। और ट्रिब्यूनल के बाद अगर आप संतुष्ट नहीं है, तब आप हाईकोर्ट जाएंगे, और हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो अभी क्या है कि हाईकोर्ट गई थी कांग्रेस। जब कांग्रेस हाईकोर्ट गई तो ये कहा गया कि भाई आप उस रूट से होके आइए ना, हम ऐसे कैसे आपको सुन लेंगे। क्योंकि अगर ऐसे सुन लेती हाईकोर्ट तो वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाता। ये किसी उस मक्कड़ जाल में फंसाने की कोशिश है कांग्रेस को, और कुछ नहीं है। और बाद में अगर गलत हो भी जाएगा तो हो जाएगा। मैं इसलिए प्रोफेसर शशि आपसे इसको इसको पूछ रहा हूं। आज सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने जिस तरह से तमिलनाडु के गवर्नर रवि साहब को बोला है, जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, भाई वहां के एक पुराने मंत्री जी थे के पानुमोडी जी, उनके अगेंस्ट कोई ऑर्डर आ गया था, फिर उनको कहा क्या इस्तीफा दो। गवर्नर साहब ने उनका इस्तीफा दिलवाया। अब वो सब क्लियर हो गया है, उनको वापस मतलब कोर्ट से उनको रिलीफ मिल गई है, और वापस उनको अपने पद की शपथ लेनी है। अब गवर्नर साहब शपथ ही नहीं लेने दे रहे हैं, वो कह रहे हैं मॉरली ये ठीक नहीं होगा। तो आज और सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच का ये ऑर्डर था। आज चंद्रचूड़ साहब ने ये तुषार मेहता जी से कहा कि क्या समझ रखा है आपने भाई सुप्रीम कोर्ट को, आपका गवर्नर अपने को इतना कहा गया है। अब चक्कर यह है कि हम तो ऐसे ही करेंगे और हम ये हंसते हुए चले जाएंगे। देश में इस तरह का कोई कानून नहीं है कि अगर गवर्नर गैर कानूनी काम करे तो उसको कोई सजा मिले। ऑन रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह के महाराष्ट्र के गवर्नर साहब ने, अगर आपको याद हो, खुद एडमिटेड था कि एक गलत ढंग से एक सरकार को गिराया और सरकार को बनाया। कोई सजा देने का प्रावधान ही नहीं है। तो प्रोफेसर शशि, जो जो आज खतरा सबको नजर आ रहा है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रह जाएगी, नहीं थी, नहीं है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, अब जो बेसिक आपके होते हैं, जो चलने फिरने की दिक्कत है, ऐसे ही पैसे की कमी रहती है विपक्षी पार्टियों में। उसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस में सबसे ज्यादा लीड कर रही है, क्योंकि कांग्रेस अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो उसका एक इफेक्ट जो क्षेत्रीय पार्टी है उसमें भी पड़ेगा। कांग्रेस, ये मानी हुई बात है कि बिहार में सबसे छोटा हो रहेगा, लेकिन अगर कांग्रेस अच्छा करेगी तो आरजेडी अच्छा करेगी। महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस अच्छा करेगी तो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और शरद पवार वाली एनसीपी अच्छा करेगी। ऐसे उसमें आप ये जो कांग्रेस को किसी भी तरह से इलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर देने की जो है, क्या करे इसमें आदमी। मैं जरा प्रोफेसर शशि आपसे समझना चाह रहा हूं कि ये तो आप लेवल प्लेइंग फील्ड के, आप दूसरे को लोकतंत्र में, चुनाव में उतरने ही नहीं दे रहे हैं। प्रोफेसर शशि नमस्कार। देखिए आनंद भाई, पहली बात तो ये है कि
जनतंत्र में अगर आप विश्वास करते हैं तो सत्तारूढ़ पार्टी और प्रतिपक्ष, अब चाहे एक पार्टियों से या अनेक पार्टियों से, तो सवाल है कि जनतंत्र के तो मूल सिद्धांत हैं ये। अगर विपक्ष को आप खत्म करने की कोई भी कोशिश करते हैं तो ये एक आम बात है कि वो आपके जनतंत्र विरोधी कदम माने जाएंगे। आपने पहले भी देखा होगा कि कभी कांग्रेस मुक्त भारत की बात मोदी जी और उनकी भारतीय जनता पार्टी ने की, तो अगर विपक्षी पार्टी के मुक्त होने की बात करते हैं आप, इसका मतलब है कि जनतंत्र में आस्था नहीं है। देखिए, जनतंत्र में संसदीय प्रणाली में जो है द्विदलीय व्यवस्था हो, यद्यपि कोई लीगल द्विदलीय व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से उसमें दो मुख्य पार्टियां होती हैं जिसमें सत्तारूढ़ और प्रतिपक्ष की भूमिका लगातार बदलती रहती है और जनता के समक्ष भी वो विकल्प विद्यमान रहता है। एक छाया मंत्रिमंडल का कॉन्सेप्ट है, शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर बहुदलीय व्यवस्था है, यदि सिंगल पार्टी डोमिनेंट है, तब तो सरकार हमेशा मजबूत होती है और विपक्ष बटा हुआ होता है, और इसके लिए सिंगल डोमिनेंट पार्टी को जो है हमेशा सरकार में बने रहने के लिए चुनाव के माध्यम से अवसर मिल जाता है। लेकिन अगर ऐसी पार्टी, ऐसी बहुदलीय व्यवस्था नहीं हो तो ये संकट है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये तो स्वीकार करना होगा ना कि चुनाव है तो चुनाव में सरकारें बदली जा सकती हैं, जनता बदलेगी और चुनाव के माध्यम से प्रतिपक्ष या प्रतिपक्षी पार्टियां सत्ता में आ सकती हैं। तो सैद्धांतिक रूप से इस बात को स्वीकार तो करें। लेकिन अगर सैद्धांतिक रूप से इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? कानूनी रूप से आप निर्वाचन में विपक्षी पार्टियों को शामिल होने से रोक नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे? विपक्षी पार्टी के रास्ते में तमाम तरह की मुश्किलें पैदा करेंगे। वित्तीय मुश्किल उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करेंगे जनता की नजरों में कि देखिए ये तो सारे भ्रष्ट लोग हैं, देखिए साहब इनकम टैक्स भी टाइम पे नहीं देते हैं। हालांकि इनकम टैक्स का जो चरित्र है, मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर भी कर सकता हूं, आज भी इनकम टैक्स पर हमारा 1,24,000 अभी तक रिफंड नहीं हुआ है। कोई पुरानी बातें वो कर लेते हैं। एक जिस कॉलेज में मैं था उस कॉलेज ने कहा कि मैंने तो उनको बाद में पैसा भेज दिया था। भाई, सरकारी नौकरियों में चाहे यूनिवर्सिटी हो या कोई और, वो तो वहीं से पैसा डिडक्ट हो जाता है, आपकी सैलरी से डिडक्ट हो जाता है। तो ना इनकम टैक्स ना भरने का तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने उसका इतना लंबा चौड़ा जो अपना लगाया। अब जब बार बार उनसे पूछा जा रहा है तो वो जवाब नहीं देते हैं, जवाब ही नहीं देते हैं। कई बार हमें कुछ साथियों ने कहा कि आप एक बार इनकम टैक्स में जाइए और जाने के बाद जो है आप उसको शिकायत करेंगे। हमने कहा जाएंगे जरूर, अगर नहीं देंगे तो जाएंगे। तो इनकम टैक्स की कार्य प्रणाली और उसका अनुभव, और ये भी तय है कि इन तमाम कोशिशों में हमेशा वो लेन देन की बातें रहती हैं शामिल कि अगर आप जाएंगे, आपका इतना अमाउंट है तो नेचुरली कुछ डील करेंगे। यह तो भ्रष्ट चरित्र है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। लेकिन अगर सरकार भी ऐसी आपके पास हो जो खुद ही जनतंत्र में विपक्षी पार्टियों को खत्म करने पर तुली हो और अपनी पार्टी में आने वाले तमाम भ्रष्ट लोगों को पहले आमंत्रित करे, फिर खरीद फरोख्त करके सरकार बनाए, प्रतिपक्ष को कमजोर करे, प्रतिपक्षी सरकार को चलने नहीं दे, और उसके बाद फिर भी बात न बने तो गैर जो तमाम सरकारी संस्थाएं हैं उनका इस्तेमाल करे। इनकम टैक्स का भी इस्तेमाल हो रहा है, ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है और तमाम ऐसी जो गवर्नमेंट एजेंसीज है। मीडिया, आप देखिए नहीं कि मीडिया की क्या स्थिति है। डेली इतने झूठ फैलाए जाते हैं कि कुछ झूठ को अगर आप खंडन करेंगे, मैं कहीं कल था, ऐसी ऐसी बातें वो कर रहे थे, मैंने कहा यार इनके किस प्रश्न का उत्तर दिया जाए। जब भी कोई ऐतिहासिक पहलू, चाहे देश की आजादी का संघर्ष हो, संघ की भूमिका हो, सावरकर की भूमिका हो, तमाम मुद्दे जो मैं प्रमाण के द्वारा उनको समझाने की कोशिश कर रहा था। नेहरू जी के पिताजी तो मुसलमान थे। अब देखिए, आप कोई तार्किक जो है वो विमर्श कर रहे हैं और फौरन एक ऐसा मुद्दा वो उठाएंगे, अब इसका क्या तार्किक जवाब देंगे? तुरंत वो गांधी जी पर उतर आएंगे कि देखिए साहब, भगत सिंह के मामले में यदि गांधी जी ने जो है लॉर्ड इरविन से ये अपील की होती कि भगत सिंह को माफ कर दिया जाए। ये कैसे देश के लोग हैं भाई? जिस भगत सिंह ने
सेंट्रल असेंबली में जाकर के बम फेंका, और बम फेंकने के बाद जो है वो तब तक इनकलाब जिंदाबाद के नारे, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे जब तक कि वहां पर, क्योंकि गूंगे बहरों को सुनाने के लिए विस्फोट करने के बाद वो तो भागे नहीं। तो जो भागे नहीं, आप उनके लिए माफी की मांग कर रहे हैं, आप भगत सिंह का सम्मान कर रहे हैं या अपमान कर रहे हैं। गांधी के अपने नॉन वायलेंस की जो पॉलिसी है वो अपनी जगह है, वो बिल्कुल सही है उनकी। भगत सिंह की अपनी पॉलिसी है। तो सवाल है, ना तो वो गांधी को समझते हैं ना तो भगत सिंह को समझते हैं, लेकिन समझ नहीं रहे हैं, वो दोनों को बदनाम करने पर लगे हुए हैं, तो उनकी आस्था उनमें नहीं है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं कि इन तमाम झूठ का, चूंकि मीडिया उनके साथ है, आईटी सेल उनका जो है लगातार, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लगातार, इतने झूठ आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितने झूठ, और एक झूठ का खंडन करेंगे तो 5 झूठ वो फिर आपके सामने रख देंगे। सवाल ये उठता है कि जो पार्टी या जो विचार जनतंत्र के इस प्रतियोगी, आप जानते हैं कि जनतंत्र एक कॉम्पिटिटिव इलेक्शन पद्धति के द्वारा जो है निर्वाचित सरकार बनती है, चाहे एक दल या कुछ और दलों की सरकार। तो सवाल है कि कंपटीशन है ये, तो आप इसको रोक तो नहीं पाएंगे, लेकिन आप क्या करेंगे? विपक्ष की तमाम पार्टियों को विभिन्न प्रकार से डिस्क्रेडिट करें, विभिन्न प्रकार से उन्हें परेशान करें, और ताकि चुनाव में जिस बात की आप ताकीद कर रहे हैं कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है नहीं होगा, निसंदेह वो होगा क्या? चुनाव लगेगा कि एक तरफा होते जा रहा है। लेकिन ये भी तय है, भारत की परिस्थितियां तो बहुत प्रतिकूल है, क्योंकि एक ऐसी सरकार, एक ऐसी विचारधारा सत्ता में है जो फांसीवाद में विश्वास करती है, जो हिटलर उनके मेंटर हैं, उनकी पॉलिसी, हिटलर, मुसोलिनी और तमाम, अब तो उनके तमाम जो गुरुजी हैं उनकी किताबों को पढ़ लें, आपको जो पढ़ लेते हैं, बहुत तो पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, अगर कुछ बता दीजिए तो कहते कि अरे रहने दीजिए, इन्होंने तो कम, मैंने कई बार तो इतिहास को कहते हैं कि इतिहास तो आप लोगों ने लिखवाया था। इतिहास लिखे नहीं जाते हैं, इतिहास के लेखन की एक पद्धति है, और वो बड़ी वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा इतिहास का लेखन होता है। बट क्या जवाब देंगे? जवाब दीजिएगा तो नहीं मानेंगे। मेरी मान्यता साफ है कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी की जो सरकार है उससे ये अपेक्षा ना करें कि वो एक निष्पक्ष, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने देने की कोशिश करेंगे। और ऐसी स्थिति में पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो उनके साथ नहीं है, जो उनकी सत्ता को चुनौती दे रहे हैं निर्वाचन के माध्यम से, उनको तमाम तरह की कोशिशें करके वो परेशान करेंगे। ये जो मामला आप देख रहे हैं, इसमें 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक, किस समय ये कोशिश हो रही है, किस समय उनके अकाउंट को फ्रीज किया जा रहा है। जो सवाल आप उठा रहे हैं वो तो ठीक है, 14,40,000 का मामला है और कैश दिया गया और ये बातें, और 200 करोड़ पेनल्टी, फिर जो है वो आईटी ट्रिब्यूनल में जो है वो जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है, अपील। लेकिन सवाल ये उठता है, समय कौन सा चुना गया, इस समय के पीछे उद्देश्य क्या है? तो सरकार के इशारे पे सब कुछ हो रहा है, और इस सरकार के इशारे पे कांग्रेस को किसी न किसी प्रकार से, और देखिए, ये मामला तो एक वित्तीय मामला है। अरे भाई, उनकी सरकारों को जो कुछ हिमाचल में हो रहा है, उसके पहले जो कुछ उनकी सरकारों को गिराने की कोशिश हुई, कुछ सरकारें गिरा दी गई। सवाल है कि किस किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार एकदम जनतंत्र की हत्या पे उतारू है। लेकिन मैं सैद्धांतिक सारे पहलू उठा रहा हूं। अगर वो आप, जैसे कि नॉर्थ कोरिया की जो बातें हो रही हैं, देखिए नॉर्थ कोरिया की पद्धति बिल्कुल अलग है, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कम से कम इंडिया इज ए इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि चुनाव होंगे, चुनाव में विपक्षी पार्टियां भी हिस्सेदारी करेंगी, लेकिन तमाम तरह की चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी लाभ लेकर के सत्ता में बने रहने की कोशिश कर सकती हैं। तो नॉर्थ कोरिया तो एक टोटलिटेरियन स्टेट है, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति में जो चर्चा होगी वो भारत में होगी, और ये तय है कि भारत में अलोकतांत्रिक तरीके से लोकतांत्रिक शक्तियों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, ताकि सत्तारूढ़ पार्टी एन केन प्रकारन पुनः सत्ता में वापस आ जाए। आप जीत का दावा करें, 400 पार की बात करें, 370 का जिक्र करें,
400 पार की बात बार बार करना और ये आत्ममुग्धता, एक कहते हैं ना कि अपनी प्रशंसा स्वयं कीजिए, हम 400 लाएंगे 400 लाएंगे। बच्चे जिस प्रकार से कूदते हैं उसी प्रकार से जो है मोदी जी कूद रहे हैं। लेकिन सवाल है, चलिए मैं तो फिर भी उनको ये एक नागरिक के नाते और प्रधानमंत्री के नाते मानता हूं कि ये उनका अधिकार है कि हम 543 के 600 लाएंगे, बोलते रहे। तय किसको करना है? ये तय है कि विपक्षी पार्टियों को जिस प्रकार से कमजोर किया जा रहा है उसमें निसंदेह वो बेनिफिशियरी हैं। और इलेक्ट्रल बॉन्ड, आप एक बात ये देखिए कि इलेक्ट्रल बॉन्ड पे जिस प्रकार से पर्दाफाश हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, कौन ह्यूज बेनिफिशियरी है और किन किन लोगों ने पैसा दिया। ठीक है, कुछ अन्य पार्टियों को भी पैसे मिले, मैं तो तमाम पार्टियों की आलोचना कर रहा हूं कि जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा लिया, यह पॉलिटिकल करप्शन है, फाइनेंशियल करप्शन है पॉलिटिकल पार्टियों का, और जनता के साथ सीधे सीधे विश्वासघात है। लेकिन ये इलेक्ट्रल बॉन्ड लाया किसने? ये तो मोदी जी ने लाया है। किसको सबसे अधिक पैसा मिला? कौन छिपाने की कोशिश कर रहा है? आज भी जो है एसबीआई ने अब कहा है कि मैंने फिर डिटेल्स दे दिया। डिटेल्स देने में कितने स्टेजेस में बात हो गई। तो सवाल यह उठता है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा, अरे मैं तो कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा सीज कर दिया होता कि भाई ठीक है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और जब तक इस पर पूरी तरह से स्थिति साफ नहीं होती है तब तक किसी भी पार्टी को इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा जो है वो इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी, आप नहीं कर सकते। लेकिन ये स्थिति बनी नहीं है। अब कांग्रेस की विडंबना देखिए, एक तरफ उसके पैसे को फ्रीज किया जाता है अकाउंट्स को, 2 करोड़ों रुपए जो है फोर्सफुली उनके अकाउंट से इनकम टैक्स अपने ट्रांसफर करा लेता है, 3 इलेक्ट्रल बॉन्ड के जो पैसे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास इतने पैसे हैं, और साथ ही साथ अदानी खदानी जैसे बहुत सारे लोग जो बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी को पैसा देने के लिए। तो सवाल है कि ये इस तरह की बात तो हम कर नहीं सकते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन एक ही उम्मीद की किरण हो सकती। अच्छा, इलेक्शन कमीशन आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। मैं मानता हूं कि अभी इंटरफेयर कैसे करेंगे आप, चुनाव घोषित हो चुका है, नोटिफाई हो गया है, कैसे करेंगे। लेकिन ये सवाल तो कीजिए कि भाई किस प्रकार की नियुक्ति हुई है, और उन्होंने भी देखिए किस प्रकार से अरुण गोयल को इस्तीफा एकदम ठीक है वक्त पे दिलवाया, 2 लोगों की नियुक्ति की। और इनका इतिहास ज्ञानेश कुमार जी का, जो ज्ञानेश कुमार का इतिहास देखिए कि किन किन मामलों में वो संबंधित थे, राम मंदिर से लेकर के वो तमाम मामलों में उनकी भूमिका रही है, 370 के मामले में उनकी भूमिका थी। तो सवाल है, इलेक्शन कमीशन भी कतई जो है भारतीय जनता पार्टी के एक एक्सटेंडेड ब्रांच के रूप में काम करेगी। तो अगर ये सारी विपरीत परिस्थितियां हैं तो उम्मीद की किरण है कहां? उम्मीद की किरण सिर्फ जनता है। जनता देखे कि इन 10 वर्षों में जिस सरकार ने अच्छे दिन का वादा किया, जिस सरकार ने 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने की बात की, काला धन स्विट्जरलैंड से लाने की बात की, तमाम सारी बातें की, उस सरकार ने क्या किया? अगर उस सरकार ने कुछ नहीं किया, ऊपर से सरकार ने समाज में नफरत फैलाया, संविधान के लिए मुसीबत पैदा की, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने की कोशिश की, तो जनता इस बात को देखे और अपने विवेक से ऐसी सत्तारूढ़ पार्टी को चुनाव में इस कदर ताकि भारतीय जनता पार्टी को एक सबक मिले और जनतंत्र को बचाने में, भारतीय जनता पार्टी को हटाने में जनता की भूमिका सुनिश्चित हो। कांग्रेस करे, आप जानते हैं कि कांग्रेस को कोशिश करनी है, भारतीय जनता पार्टी को हराने की जिम्मेदारी तो पॉलिटिकल पार्टी की है, इसलिए ये कोशिश जारी रहे। और मैं समझता हूं कि मई का चुनाव, अप्रैल और मई का चुनाव निश्चित रूप से जनतंत्र को बचाने वाला एक चुनाव साबित होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। धन्यवाद।